आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। आपसे मुखातिब हूँ मैं शहबाज, लेकर हाजिर हूँ मैं कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें बात होगी कश्मीर, जम्मू, लद्दाख की भी, और साथ ही जानेंगे कैसे हैं वहाँ के हालात। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल सरकार ने जम्मू कश्मीर में काम कर रहे 138 मजदूरों को वापस बुला लिया है। 138 मजदूरों को लेकर जम्मू तवी एक्सप्रेस कोलकाता पहुंची, जहां पर 29 अक्टूबर को कुलगाम में मगरबी बंगाल के 5 मजदूरों को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था, और जिसके बाद ममता हुकूमत ने इन मजदूरों को जम्मू कश्मीर से वापस लाने का ऐलान किया था। बनाने की पूरी कोशिश में है। वो नहीं चाहते कि वादी में खौफ के अलावा कोई और कारोबार हो। वो नहीं चाहते कि वादी के लोग तरक्की की राह में आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर सयाहत के साथ साथ कारोबार के लिए भी जाना जाए। वो नहीं चाहते कि कश्मीरी कल्चर दुनिया भर में फैले। वो नहीं चाहते कि वादी के बच्चे पढ़ लिख कर अपना करियर बनाएं। दहशतगर्द असली कश्मीरियत को कुचल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग कश्मीर और कश्मीरी को दहशत की नज़र से देखें। यही वजह है कि आर्टिकल 370 खत्म होने और रियासत के यूटी बनने के बाद बौखलाए दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी अफवाज बल्कि आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। वो गरीबों और मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। वो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं। मगरबी बंगाल के मजदूरों को निशाना बनाए जाने के बाद बंगाल सरकार ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी कर रहे लोगों को बंगाल वापस बुला लिया है। ये सभी मजदूर जम्मू तवी एक्सप्रेस से पीर की रात को कोलकाता पहुंचे। 138 में से 133 मजदूर मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि 5 मजदूर असम के हैं। मजदूरों को हिफाजती इंतजाम के बीच घर पहुंचाया जा रहा है। बौखलाए दहशतगर्दों ने कल श्रीनगर में भी ग्रेनेड हमला किया था। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 22 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत फिक्रमंद और तशवीशनाक है। इधर सिक्योरिटी अफवाज और जम्मू कश्मीर पुलिस दहशतगर्दों की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मजदूरों के यूटी जम्मू कश्मीर छोड़ने को लेकर क्या कहना है जम्मू के लोगों का, ये सुनते हैं। मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं आम नागरिकों पर, ये मजदूरों वगैरह पर। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कश्मीर के और हालात बुरे हो जाएंगे। वहाँ पे वैसे भी लोग बेरोज़गारी वगैरह से जूझ रहे हैं इस टाइम पर, और अगर ये बाहर टूरिस्टों को या काम करने वाले वर्करों को मारते रहेंगे तो कश्मीर में कौन आएगा? वहाँ के जो ये यात्रु वगैरह हैं, ये कौन जाएगा वहाँ पर? वहाँ पर तो ऐसे ही कश्मीर जन्नत जो कहलाता है वो तो ख़त्म हो जाएगा कश्मीर इस हिसाब से। एंड जो भी सब कुछ जो सब चल रहा है, जितना भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट करें फटाफट से, बिकॉज अगर ऐसा सब चलता रहा तो टूरिस्ट तो कोई भी नहीं आएगा और हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन सख्ती नहीं की तो जैसे आज हालत है कल को बहुत ख़राब हो जाएंगे और फिर कश्मीर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये बहुत गलत है। बाहर से जो बंगाल से, बिहार से जो लोग आते हैं यहाँ काम करने, अपनी स्टेट समझ के आती है, उनके ऊपर ये हमले होना ये बड़े कायराना हरकत है आतंकवादियों की। ये बिल्कुल होनी नहीं चाहिए और इसको सरकार द्वारा पूरा अच्छी तरह से इनको रोकना चाहिए। देखिए, भाईचारा तभी बनेगा जब आपस में सब मिलजुल के काम करेंगे, और यूटी बनने के बाद तो हमें भी भरोसा है कि यहाँ पे कड़ा एक्शन होगा इनके खिलाफ। हम भी शांति से रहेंगे, वो भी शांति से रहेंगे और अच्छा बिजनेस चलेगा वहाँ पे श्रीनगर में। यह कि थोड़ा सख्ती करने की ज़रूरत है अभी उनके ऊपर। टूरिस्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी, कौन आएगा यहाँ पे? अब बंगाल, बिहार, यूपी सभी स्टेट्स के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। अटैक हो रहे तो कौन आएगा यहाँ पे? कोई नहीं आएगा यहाँ पे। क्या सरकार को मैसेज देते हैं? सरकार को यही मैसेज है कि इनको सख्ती से निपटा जाए इनके ऊपर। इनको हम तो यही चाहते हैं कि देखते ही गोली मार दो उनको। जो देश के खिलाफ चलेगा उसको तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जी देखिए, यहाँ पे जैसे भी श्रीनगर में कल अटैक हुआ है, ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो वर्कर्स आते हैं बाहर से अपने घर छोड़ के, ये हमारी ही स्टेट की बेटरमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वहाँ पर आए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा कि यहाँ पे मिलिटेंसी की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट और उन लोगों के मारे जाते रहे ये लोग, तो इससे तो हमारी स्टेट की ही इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो टूरिस्ट है वो ख़त्म हो गया है श्रीनगर
श्रीनगर में, और ये मिलिटेंसी के ही वजह से है। तो आए दिनों में हम यही देखेंगे कि मिलिटेंसी की वजह से बिल्कुल ही टूरिस्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल लोगों को भाईचारा बनाए रखना चाहिए। अब देखिए जैसे यूटी बना दिया गया है हमारी ही स्टेट को, तो यहाँ उसमें भी कुछ सेट रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी लागू करने चाहिए कि ब्रदरहुड बना रहे हमारी स्टेट में, और ये सब मिलिटेंसी वगैरह खत्म। बिल्कुल बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि बेसिकली जम्मू के लोग जो अपने ही स्टेट में जाना चाहते हैं श्रीनगर तक, वो तक जाते हुए डर रहे हैं। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पे पोस्टिंग्स है, वो तक डर रहे हैं वहाँ रहने में। तो ये चीज़ हमारे लिए ही गलत है, तो बाकी ये लोग तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे यहाँ आने के लिए। तो ये मिलिटेंसी जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि कैसे वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकेंगे मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। पाकिस्तान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर से कस्बा और किरनी सेक्टर में गोलीबारी की है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान सरहद पार से गोलीबारी और मोर्टार शेलिंग की गई है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तानी फौज के जरिए पुंछ जिले में गोलीबारी का सिलसिला जारी है, जहां पर हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पीओके में सिखाए गए सबक के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आज सुबह भी तकरीबन 7 बजे के करीब पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिले के कस्बा और किरनी सेक्टर में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी के सबब मारे डर के लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए। वहीं लोगों ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को अब और सख्त सबक सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे फायरिंग का माहौल तो हमेशा रहता ही है। अभी काफ़ी अरसे से जो है फायरिंग हर तरफ से होती है, वहाँ से भी होती है, यहाँ से भी होती है। तो मतलब एक लोगों के बीच में डर का माहौल बन गया हुआ है ना। हमारे जो पॉपुलेशन में हमारे लोगों के बीच में एक ऐसा डर है कि ना वो काम करने के लिए जा सकता है। एक लेबर तबका का लोग है वो भी परेशान है। तो दूसरा क्या है कि मुलाजिम लोग हैं वो भी टीचर लोग जो हैं वो स्कूल में नहीं जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी परेशानी हो गई है कि भाई हमारे बच्चों का सबसे बड़ा मसला है, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन पे पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो वो भी डरे हुए जाते हैं। अब स्कूल में जाते हैं तो बैठे हुए होते हैं तो गोलाबारी शुरू हो जाती है। तो उसका ये रीज़न है कि भाई हम लोग बड़े परेशान हो गए हैं, हमारी सारे चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, हर मसले पे इफेक्ट पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से पुंछ जिले में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। आज सुबह 7 बजे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कस्बा किरनी गांव को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है। हम आपको बता दें ये पीछे वाला इलाका किरनी का गांव का इलाका है। यहाँ पे आज सुबह से ही जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। हालांकि भारतीय फौज भी इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्हीं इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार पाकिस्तान को जो भारतीय फौज जवाब देती है उससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी जा रही है। सुबह 7 बजे से लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। एलओसी गांव किरनी से रमेश वाली, जी मीडिया, पुंछ। कठुआ से बनी की ओर नकद लेकर जा रही जम्मू कश्मीर बैंक की वैन बेकाबू होकर करीब 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। कैश वैन में 1.5 करोड़ रुपए कैश बताया जा रहा है, जो वाकये के बाद बिखर गया। जानकारी के मुताबिक कठुआ से बनी की ओर नकद लेकर जा रही जम्मू कश्मीर बैंक की कैश वैन पीर की दोपहर गहरी खाई में लुढ़क गई। यह हादसा बनी बसोहली रास्ते पर करडोह से सटे हुए मंडोल मोड़ के पास हुआ है। हादसे में वैन में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे ने बसोहली अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि जे&के बैंक की जो कैश वैन है वो कैश लेकर जा रही थी। कैसे दौरान वो हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए इस वैन में थे और कठुआ से बनी ये कैश वैन जा रही थी, जहां पर बेकाबू होकर 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर बैंक की ये वैन हादसे का शिकार हुई है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस वैन में 1.5 करोड़ रुपए थे। और फिलहाल आपको ये बता दें कि इस दौरान हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कठुआ से बनी की ओर ये नकद लेकर जम्मू कश्मीर बैंक की वैन जा रही थी, जहां पर बीच रास्ते में बेकाबू होकर करीब 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है।
जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के संग्राम भाटा गांव से पुलिस ने पीर को एक OGW को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक पिस्तौल और गोलियों के साथ ही AK-47 की 2 मैगजीन, AK-47 की 52 गोलियां, एक ग्रेनेड और वायरलेस सेट के साथ साथ एक रेडियो भी बरामद किया गया है। अब पुलिस पकड़े गए OGW से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इतवार को हिफाजती दस्तों ने शहरी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने को बर्बाद करके 8 किलो धमाका-खेज मादा, 10 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, IED धमाके में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 बैटरी स्विच, एक चीन का बना हुआ पिस्तौल, AK-47 राइफल की 27 गोलियां और गोला बारूद बरामद किया था। हिफाजती दस्तों का मानना है कि दहशतगर्दों की ओर से किसी बड़ी दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम देने की साजिश की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना सामान इनके पास से मिला है और इनकी एक कोशिश थी कि किसी तरीके से साजिश को अंजाम दिया जाए, लेकिन इनकी ये साजिश में ये लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। AK-47 की 52 गोलियां, एक वायरलेस सेट आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इसके अलावा एक मैगजीन भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें अब इन लोगों से जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो तमाम सामान है जो बरामद किया गया है और साथ ही अभी देखना है होगा कि इनके जो कनेक्शन है वो किन किन के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उन सभी से पूछताछ की जा रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक ग्रेनेड, एक पिस्तौल, AK-47 की 2 मैगजीन बरामद हुई है। इसके अलावा AK-47 की 52 गोलियां, एक वायरलेस सेट भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो ये तमाम अशिया इस बात की जानिब इशारा करता है कि किसी बड़ी दहशतगर्दाना साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये दहशतगर्द, लेकिन वक्त रहते इनको पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब इनसे पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि इनके जो बाकी साथी है उनके ऊपर भी लगाम कसी जा सके। आपको याद होगा कि कल ही ग्रेनेड अटैक किया गया था और आज इस तरीके के अगर सामान मिल रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द किस तरीके से माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। बारामूला पुलिस ने मंशियात फरोशी, असलहा और गोला बारूद की गैर कानूनी फराहमी के खिलाफ मुहिम जारी रखी है और इस सिलसिले में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा पुलिस ने बड़ी मकदार में मंशियात, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। कमालकोट के गांव दुलंगा के करीब मंशियात और असलहा के गैर कानूनी स्मगलिंग के बारे में मौसूल मोतबर इनपुट पर कार्रवाई करते हुए उरी के SDPO और SHO की निगरानी में पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और इसमें मुलव्विस खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू और कश्मीर के हालिया रियासत की तारीख में 98.3% वोटिंग के साथ हाल ही में मुकम्मल हुए पहले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में गुलाम हसन खान ने इसगाम बडगाम हल्का से कामयाबी हासिल की है, जो कि वोटिंग की एक शानदार शरह है। अपनी शानदार जीत के बाद वो अपने ब्लॉक के पहले चेयरमैन होंगे। उनसे दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहले BDC इंतखाबात के बारे में पूछा गया कि लोगों के लिए उनका आगे का लाहेअमल क्या है। उन्होंने कहा कि वो लोगों के लिए रियासती और मरकज़ी हुकूमत से बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे और जिससे पूरे ब्लॉक के लोगों को फ़ायदा होगा। उनके मुस्तकबिल के मंसूबों को हुकूमत तक पहुँचाया जा सके, उनकी उम्मीदें पूरी करनी हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें मुंतखब किया है। उन्होंने इंतज़ामिया में बदउनवान अफसरान पर भी नुक्ताचीनी की। आइए सुनते हैं BDC चेयरमैन ने अपने पहले इंटरव्यू में क्या कहा। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुलाम हसन खान साहब है और गुलाम हसन खान साहब वही हैं जिन्होंने रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बडगाम में BDC इलेक्शंस की जीत अपने नाम कर दी है। आइए जानते हैं आगे के प्लान्स उनके क्या कुछ रहेंगे। सबसे पहले हम खैर मकदम आपका करते हैं गुलाम हसन खान साहब। आपसे जानना चाहेंगे 370 और 35A हटने के बाद जो BDC इलेक्शंस किए गए, आप इसको किस नज़र से देखते हो? शेखर साहब शुक्रिया। पहले मैं सामीन को जो मेरा इंटरव्यू देखेंगे उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। 370 और 35A से पहले ही यहाँ पंचायत के इलेक्शन हो चुके थे। एक प्रोसेस है
लोगों को आम जो हमारे गाँव की नालियाँ बनानी हैं, कोचे बनाने हैं, या लोगों के जो मसाइल गाँव के हैं, उसके लिए पंचायत पहले ही बन चुके थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। तो एक प्रोसेस रह गई थी। इसमें मुझे नहीं लगता कि 35 से और 370 का कोई मसला है कि इनको वैसे भी बनना था। अगर 370 नहीं हटता फिर भी बीडीसी को बनना था। मैं इस कदम को बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत ही खुश हूँ गवर्नमेंट की इस कदम को मैं बहुत वेलकम करता हूँ, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो पुल है वो पुल ख़त्म हो चुका था। जब यहाँ असेंबली डिज़ोल्व हुई और MLC भी नहीं रहे, इनको तो कहीं ना कहीं अपनी बात पहुँचानी है। हर एक आदमी DC के पास नहीं जा सकता है, हर एक आदमी गवर्नर के पास नहीं जा सकता है या SP के पास नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि जो BDC के इलेक्शन गवर्नमेंट ने करवाए, ये एक पुल इस वक्त बन गया गरीब आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीदें रहेगी आपकी? हाँ जी, गवर्नमेंट से हमें पहले उम्मीद है कि जो BDC बन गए, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल न्यू है यहाँ कश्मीर में। मुझे नहीं लगता, मैं 60 साल का हूँ, आज तक BDC के इलेक्शन हुए हैं। तो आज पहली दफ़ा कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद BDC का एक पोस्ट एक चेयरमैन बनते हुए देखा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि BDCों को अच्छी तरह से अकोमोडेट कीजिए। हो सकता है कि इसमें कुछ ना तजुर्बकार जिनको अभी तजुर्बा नहीं है ग्राउंड का, वो भी आए होंगे, लेकिन केस अफसर इनके साथ है जो हमारे BDO साहिबान हैं, वो अच्छे अफसर है, वो इनको सिखाएंगे या बताएंगे या रहबरी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को इनको अकोमोडेट करना चाहिए अच्छी तरह से, दो तरीके से। एक, इनका ये अपने अपने इलाके में अगर रहेंगे तो लोगों की बात सुनेंगे। अगर इस वक्त मैं बड़गाम ब्लॉक बड़गाम का हूँ, अगर मैं श्रीनगर के होटल में रहूँगा तो मेरी गरीब आवाम को सवेरे उठकर फिर बड़गाम होटल में आना है मुझे मिलने के लिए कि भैया मुझे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा ये रहता है कि बड़गाम के हेडक्वार्टर पर जहाँ इतनी बिल्डिंगें हैं, क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल्डिंग बनाएगी जहाँ वो अपनी ये जो BDCs बनाए हैं, इनके अगर अपने प्रॉपर इलाके में इनके अकोमोडेशन नहीं करवा सकते हैं तो बड़गाम के हेडक्वार्टर में इनके अकोमोडेशन करवाई जाए, ताकि लोग इनके पास आ जाएंगे। और मुझे बड़े काबिल लोग आए हैं, मुझे हमारे कुछ BDC ने इंग्लिश में, हमारी जो मैडम कुछ आई है उन्होंने अंग्रेज़ी में हलफ उठाया, बड़ी काबिल है, MA है, MAd है, अच्छे लोग आए हैं। ये लोग आइंदा, मुझे उम्मीद है कि यही नुमाइंदगी है हमारी कश्मीर की, आने वाले कश्मीर की पॉलिटिकल नुमाइंदे यही है। तो इनको गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इनको अच्छी तरह से अकोमोडेट कीजिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे और एक बात, रिसेंटली आप BDC इलेक्शन जीत चुके हैं, तो आगे के क्या प्लान्स रहेंगे आपके? पहला मसला है कि हमें जो आज तक सिस्टम चला, मैंने बताऊं कि सिस्टम गलत है, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन खामियां हैं। जैसे हम कानून, हमारे पंचायती राज कानून में ये है कि हर गांव में ग्राम सभा बुलाई जाए। ग्राम सभा में लोग जमा होते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें कहाँ कहाँ क्या करना है। ये जो हमारे 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया आते हैं गाँव में, जो सरपंच और VLW के अकाउंट में जाता है, पंचायत सेक्रेटरी के अकाउंट में जाते हैं, ये चंद 2 3 4 आदमी एक ग्राम सभा बुलाकर फिर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो मेरी पहली काम ये रहेगी कि ये जो फंड है, प्रॉपर फंड प्रॉपर जगह पर जाए और करप्शन मेरे बड़गाम से ख़त्म हो जाए। यही करप्शन की वजह से हमारे जवान MA B.Ed डॉक्टरेट करके गलत दाएं बाएं जा रहे हैं, वो हमारी गलतियां हैं, लीडरों की गलतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, उस अफसर की गलती है जो रिश्वत को बढ़ावा दे। मैं कहता हूँ बड़गाम में, मैं बहुत जल्दी बड़गाम में चार्ज संभाल रहा हूँ और बड़गाम को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बड़गाम ब्लॉक को, जितनी मेरी ड्यूरिडिक्शन है, भैया कहीं अगर कोई करप्ट अफसर है आज ही वो ट्रांसफ़र करवाए। मैं करप्ट अफसर को, करप्ट एम्प्लॉय को, करप्ट ठेकेदार को या किसी भी करप्ट इंसान को अपने ब्लॉक में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये थे हमारे साथ गुलाम हसन खान साहब, BDC बड़गाम के चेयरमैन। उनका क्या कुछ कहना है आपने भी सुना। उन साफ तौर पे उन्होंने कहा कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए और लोगों को धोखा नहीं होना चाहिए। पिछली सरकार ने जो किया है वो अब की बार नहीं होगा, डोर टू डोर जाए, वहाँ खुद अपना काम देखे, खुद अपना काम करे, ताकि लोगों को हमारी तरफ से राहत पहुँचे। कैमरामैन तोफैल के साथ शौकत बेग, जी मीडिया, बड़गाम।
बीजेपी ने श्रीनगर में मुंतखब चेयरमैन और चेयरपर्सन के साथ एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जिसमें आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के फवायद पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन को ताकीद की गई है कि वो अपने इलाके की तरक्की पर तवज्जो दे और लोगों की परेशानी को हल करें। पेश एक रिपोर्ट। श्रीनगर के टैगोर हॉल में बीजेपी का एक बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसमें तमाम अजला के बीडीसी चेयरमैन और चेयरपर्सन्स ने शिरकत की। इस मौके पर 370 और 35A के खात्मे के फवायद का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया जिसमें इसके फायदे दर्ज हैं। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना और बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल भी मौजूद रहे। इस मौके पर चेयरपर्सन्स को ताकीद की गई कि वो अपने इलाके की तरक्की पर तवज्जो दें और लोगों की परेशानियों को हल करें। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन ने भी लोगों की खिदमत की यकीन दहानी कराई। मेरा मतलब जो मेरा एक एम है, गोल जो है वही है डेवलपमेंट। एक्चुअली मैं जो चाहती हूँ कि डेवलपमेंट किस तरह से आए, तो उसमें भी हमारी पार्टी बीजेपी से जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया और मैं जीती हूँ सोपोर ब्लॉक से। करीब मेरा टोटल 11 हमारे वोट थे और मुझे 7 वोट मुझे मिले, अपोजिशन में 4 गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए काम करूंगी और बहुत अच्छे से मैं चाहती हूँ कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए। जो हमारा सोपोर ब्लॉक है पूरा, तो जहाँ पर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, खासकर यूथ को लेकर के मैं साथ में लेकर चलना चाहती हूँ और उनको यही गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ें और आगे हमारी पार्टी को और हम लोगों सबको सपोर्ट करें और अच्छा डेवलपमेंट के लिए आगे आएं। इस मौके पर लोगों की खिदमत को पहला मकसद बताते हुए मुंतखब चेयरपर्सन ने कहा कि वो इलाके की तरक्की की पूरी कोशिश करेंगे और लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जैसे पानी, बिजली और रोजगार के मसाइल हल करेंगे। आगे का काम मेरा यही है कि पब्लिक की सेवा करनी है। लाइट की परेशानी है हमारे गांव में, पानी की परेशानी है, रोड की परेशानी, ये 3 समस्याएं पहले हमारे गांव में खड़ी हैं। अब पहले मैं रोड की तरफ ही ध्यान देना चाहती हूँ कि पब्लिक को आने जाने में जो परेशानी हो रही है वो दूर हो। उसके बाद लाइट और पानी की तरफ देखें। पानी तो खुदा की है, जब बरसात होगी तभी पानी आएगा, और लाइट की तरफ भी है परेशानी जो दूर करने के लिए है। बाकी आगे जितनी हिम्मत हो सकेगी उतना मैं कर पाऊँगी। इस प्रोग्राम के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि वजीर आजम का वो ख्वाब आज पूरा हुआ जिसमें कश्मीर के हर गोशे की तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जो काम किया है वो लायक तारीफ है और चेयरमैन और चेयरपर्सन के जरिए अब लोगों की परेशानियां हल की जाएंगी। जो पंचायती राज का हमने एक अमल में ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए लाना है, उसका ये आगाज़ है। आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं, उसका भी चुनाव करके पंचायती राज को मजबूती से कायम करके लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हल करें। बीजेपी की इस कोशिश से लोगों को मुकम्मल तौर से फायदा होगा। लोग 370 और 35A के फायदे से बाखबर होंगे और साथ ही बीडीसी के इंतखाबात के बाद से लोगों की परेशानियों का अजाला मुमकिन हो सकेगा। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद कादरी ने कहा कि शोपियां के बारे में अक्सर गलत खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने बीडीसी इंतखाबात में 8 सीटें हासिल करके सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि शोपियां में आज भी हालात ठीक हैं और किसान सेब और दूसरे कारोबार में मशगूल हैं। जनाब, मैं तो खुद चुनाव जीत के नहीं आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ शोपियान का, भारतीय जनता पार्टी का। शोपियान में जब म्यूनसिपल इलेक्शन हुए तो उसमें भी हमने म्यूनसिपल चेयरमैन बनाया वहाँ पे। आज आप देखो शोपियान में बीजेपी के नाम पे 8 सीटें निकली है, क्योंकि 8 सीटों का वहाँ पे इलेक्शन था। 8 के 8 बीजेपी ने वहाँ जीते हैं। 2014 की बात है, असम्बली इलेक्शन की। 2014 में भी असम्बली इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट भाजपा को शोपियान से मिले, क्योंकि आज आप देखो शोपियान में जितने पंच और सरपंच उठे हैं वो सारे भाजपा के साथ हैं। क्योंकि वहाँ का काम देखो आप, आज जो मोदी जी के नाम पे आज जो काम वहाँ पे हो रहा है, लोग उसके साथ है। और आज आप देखिए इलेक्शन भी हुआ है शोपियान में, फिर भी भाजपा ने 8 सीटें वहाँ पे जीती है।
माहौल शोपियान में इस वक्त भी ठीक है। गिने चुने वारदात तो होते ही हैं, लेकिन माहौल तो ठीक है। आज आप देखिए शोपियान में सेब उतर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ है शोपियान में, वहाँ के हालात ठीक खराब नहीं है। ये लोग बोलते हैं शोपियान में हालत खराब है, कहाँ है शोपियान में हालत खराब?